वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए फाइनली एसएसटी की मैराथन जो है अभी स्टार्ट हो जाएगी और आज से क्लास है, बट इसको हम पार्ट में करेंगे सो दैट आपको एक ही दिन बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तो पार्ट वाइज में ये मैराथन चलेगी, हर दिन चलेगी, तो पूरा क्लास ज़रूर देखना। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऑनलाइन एग्जाम कैसे करना, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियोज़ होंगी आप वो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि इसमें से कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट और उसके राइटर हैं, ये आपको बताना ही है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो कि हर बार पूछे हुए हैं, जैसे कि मेघदूत है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेघदूत जो है किसने लिखा है, तो वो लिखा है कालिदास ने। हर्षचरित ये किसने लिखा है, तो वो लिखा है बाणभट्ट ने। ये दो नाम आपको याद रखना है, बहुत पूछा गया है। एंड ये जो आर्यभट्टीम है, ये देखिए सी नंबर पे है, ये किसने लिखा है, ये आर्यभट्ट ने ही लिखा है, ये तो नाम से ही हो जाएगा। एंड सुश्रुत संहिता ये भी आप नाम से कर सकते हैं, तो ये किसने लिखा है, सुश्रुत ने लिखा है। तो देखिए कितना इजी है। तो ये ऐसे किताबें और लेखक आपको नाम याद रखना है। तो सही मिलान हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखा है कि आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। अब ये देखिए आपको मिलान करना है, जैसे कि ABCD में नाम लिखा है कुरनूल, भीमबेटका, हुरुंगी, पटने। तो ये आपको अगर पता होगा तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये नाम जो है हमेशा याद रखना है। तो आप देखिए और इसका सही आंसर निकाल के आप ऑप्शन से भी बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक याद रखो, ये जो कुरनूल है ये आपको याद होना ही चाहिए। ये इसका क्या होगा, भस्म अवशेष। यहाँ से किसका प्रमाण मिला था, भस्म अवशेष का। तो ए का हमारा हो गया दूसरा, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। तो ए का दूसरा हो गया। तो चलो ऑप्शंस में देखते हैं। ए का दूसरा देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ना ही यहाँ पर है। कहाँ पर है, ये रहा। देखो आपका पूरा आंसर मिल गया, ए का दूसरा यहीं पर है। अब बाकी के भी ऑप्शंस कर लेते हैं। बी का देखिए, बी का क्या लिखा है, भीमबेटका। तो भीमबेटका आपको पता ही है, यहाँ पर गुफाएं और कंदराएं इसके अवशेष मिले थे। और कुरनूल का हो गया भस्म अवशेष। ठीक है, और सी का हुरुंगी का क्या होगा, आवास और उद्योग स्थल। और पटने का क्या होगा, यहाँ पे पाटनी में क्या मिला था, शुतुरमुर्ग के अंडे। तो ये नाम याद रखो, कई बार पूछा हुआ है और एकदम सही है। कुरनूल हो गया भस्म अवशेष प्रमाण मिला था, भीमबेटका में गुफाएं और कंदराएं हैं, हुरुंगी में आवास और उद्योग स्थल है, पाटनी में क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। तो हो गया। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखो। ठीक है, ये नहीं, ये सॉरी ये रहा। यहीं पर यहाँ पर देखिए एक बार इसको ऐसे मिलान करेंगे ना, तो देखो ए का दूसरा है कुरनूल, और बी का तीसरा है भीमबेटका, गुफाएं और कंदराएं। हुरुंगी का क्या है, सी का देखो आवास और उद्योग स्थल है, और डी का पाटनी में क्या मिलता है, शुतुरमुर्ग के अंडे मिलते हैं। तो हो गया ना हमारा एकदम कंफर्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, और ये क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल वाले। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी। जो उत्तराधिकार है उसकी जो मुगल परंपराएं थे वो किस पर आधारित थे, आपको पता होना चाहिए किस पर थे। सहदायाद का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। कहाँ पर, जहां पर जो भी ये विभाजन होता था उसका क्या करते थे, समस्त पुत्रों के बीच में कर देते थे, उसे ही बोलते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, अब ये रहा, इसमें क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की कुछ भूमिका थी, वो आपको बताना है क्या थी। तो वो ये थी कि राजमहल को ही नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना। जो राजमहल है ना वहीं पर क्या करना है, उसी को नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना, मतलब पहुँचाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मिलान वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे। देखो फिर से आ गया ना मिलान वाला क्वेश्चन, वो आपको बताना है। देखो ये आदिवासी समूह है और ये इसके स्थान है, मतलब कौन से आदिवासी समूह कहाँ पर किस स्थान पर पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं, वो बताना है। तो देखो वन गुज्जर है, लंबाडी है, बकरवाल है और गद्दी है। तो 2 पता होना चाहिए तभी आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए जो वन गुज्जर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो उत्तराखंड में। ठीक है, तो ए का हो गया हमारा 4।
एलिमिनेट करना है अब आपको। ए का 4, तो देखो कहाँ सारा काट दो, यहाँ नहीं है ए का 4 ना यहाँ है, 2 ऑप्शंस बच गए हैं, यही 2। अब इसमें हमारा आंसर निकल आएगा पूरा। तो देखिए वन गुज्जर कहाँ है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। लंबाडी कहाँ पर है, तो लंबाडी है आंध्र प्रदेश में, आंसर आपका पूरा मिल गया अब। और उसके बाद से जो बकरवाल है, बकरवाल है कश्मीर में, और गद्दी याद रखना, गद्दी है हिमाचल प्रदेश में। तो 1 या 2 नाम भी आप याद कर लेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही राइट होगा, क्योंकि यहीं पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो देखो वन गुज्जर किसका होगा, उत्तराखंड का होगा। लंबाडी किसका होगा, आंध्र प्रदेश का होगा। बकरवाल किसका है, कश्मीर का है। गद्दी किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। चारों आंसर आपके मिल गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे, ये 4 ऑप्शंस हैं और इसके नीचे भी 4 हैं, ठीक है। तो भक्ति के विशेष रूपक कौन कौन से थे, पढ़ते हैं। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, कोई भी कर सकता था, ऑफ कोर्स एकदम सही है। बी लिखा है कि केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का, गलत है कि केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो। सी देखो देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। डी देखिए विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। अच्छा 1 मिनट, इसमें एक चीज़ जो है गलत हो गया है, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का जो है अनुसरण कर सकता है। ये जो भक्ति का मतलब पता है क्या होता है, बस इतना याद रखो कि इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गर्ल, फीमेल हो, मेल हो, सब लोग भक्ति का अनुसरण कर सकते हैं। और जो वहाँ पर देवी देवताएं हैं उन्हीं के समर्पण, मतलब उन्हीं की पूजा पर क्या था, सबसे ज़्यादा जोर था। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, मैंने गलती से आपको ये गलत बता दिया था इसलिए। तो जहाँ पर भी विशेष रूप आए याद रखो कोई भी पूजा कर सकता है, और देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था, केवल ब्राह्मण ही करें ये गलत है। और विस्तृत बलिदानों, मतलब आपने सुना होगा ना बलिदान और यज्ञ पे, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, केवल पूजा से रिलेटेड था। तो ऑप्शन ए एंड सी ये इसमें राइट होगा, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। अब ये देखो ये घटनाएं हैं और आपको इसको ना क्रम में लगाने के लिए पूछेगा, और ये क्रम याद रखना, कई बार पूछा है। सबसे पहले देखो कि वाष्प इंजन का आविष्कार है, भारत में पहली सूत कपड़ा मिल की स्थापना है, भारतीय कपड़ों का पतन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है। याद रखो सबसे पहले क्या हुआ था इसमें, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था, वाष्प इंजन का आविष्कार, ये हुआ था दूसरे नंबर पे। उसके बाद से क्या हुआ था, भारतीय कपड़ों का पतन हो गया, ये तीसरे। और भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, ये 4। तो सबसे पहले क्या हुआ था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, देन वाष्प इंजन का आविष्कार, देन भारतीय कपड़ों का पतन, और लास्ट में ये हुआ था भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। तो ये क्रम लग गया ना, देखो ऐसे लगेगा, डी उसके बाद से लगेगा सब ए, उसके बाद से सी एंड बी, जहां पर भी ये क्रम हो आपका राइट हो जाएगा। तो ये यहीं पर दिख रहा है, यहाँ। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा एजर्शंस एंड रीजन, बहुत क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या लिखा है, अभिकथन में लिखा है कि अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। यस, अंग्रेज क्या चाहते थे, जनजातियों को बसाना चाहते थे और किसान बनाना चाहते थे। रीज़न क्या है कि एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतू लोगों की तुलना में सरल था। यस, जो घूमने वाले लोग थे उनके कंपेयर में क्या था, किसानों पर जो है, मजदूरों पर कंट्रोल करना, उन पर शासन लागू करना बहुत ईजी था। दोनों की दोनों पॉइंट एकदम सही हैं, याद रखो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, अब ये तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 पॉइंट याद रखना है कि भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो वो है हमारा 1929, 1929। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन, और ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। देखिए, सत्य शोधक समाज द्वारा स्थापित किया गया था। क्या किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये तो आपको पता है, मैंने कई बार पूछा है। ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना
क्या किस चीज का साधन बना है ये पूछ रहा है। पूरा ऑप्शंस देख लीजिए। यस, तो औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने का साधन बना है, कि समाज में व्याप्त जो जाति पूर्वाग्रह है उसको क्या करें, प्रकाश में लाएं, वही इस चीज का क्या बना, साधन बना। तो हो गया हमारा ये राइट। चलो 42 क्वेश्चन देखते हैं। यह नारा किसने दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने बोला था, ये तो आप सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कौन बोलेगा, इन्होंने ही बोला था कि स्वतंत्रता क्या है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सोच लो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, इतना आसान। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि भारतीयों के द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ। आपको पता होना चाहिए कि इल्बर्ट बिल का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था। क्योंकि यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। इसीलिए क्या किया गया था, भारतीयों ने इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्षता की विदेशी नीति के विचार पर बनाई गई थी। कौन से विदेशी नीति के विचार पर बनाई गई थी, देख लीजिए। फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस पे बनाई गई थी, यही चीज पूछ रहा है। तो देखो ये रहा, पूरा ऑप्शंस पहले पढ़ लो। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति जो है किसके विचार पर बनाई गई थी, तो वो किसके पर बनाई गई थी, गुट निरपेक्षता जो फॉरेन पॉलिसी है, मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और एसएसआर यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। किसके, यूएसए एंड सोवियत संघ के बीच जो फॉरेन पॉलिसी है, याद रखना, ये दोनों नाम भी याद रखोगे तो भी आप कर लेंगे। इंग्लिश में भी देख लीजिए, प्लेइंग एंड, यहाँ पर देखिए, playing an active role in mediating between the USA and USSR for a humanitarian coexistence। इसी के लिए था फॉरेन पॉलिसी गुट निरपेक्षता। ठीक है, विदेश नीति के विचार पर बनाई गई थी अमेरिका और यूएसएसआर के सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। अब ये देखो 45, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपको पता होना चाहिए। तो आप बताइए, मैंने पिछले क्लास में इसकी ट्रिक्स भी बताई थी आपको। तो किससे गुजरती है, मध्य प्रदेश से। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा, देखिए इसमें लिखा है कि निम्न में से आपको बताना है कौन सा सही है। 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि पृथ्वी जो है 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या ये बात सही है? ऑफ कोर्स सही है, एकदम सही है। दूसरा देखिए, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यस, याद रखना, सबसे पहले कि जो पृथ्वी है वो 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। और दूसरी चीज़ लिखा है कि हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, हम लोग मानते हैं ना एक वर्ष, तथा सुविधा के लिए क्या करते हैं, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं ताकि आसानी से याद रहे। ये आप सभी को पता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। अब आप बताओ ये क्या सही लिखा है, गलत है। केवल ए एंड बी जो है वो इसमें राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र कितने देशांतर को घेरेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, 15 डिग्री। 15 डिग्री अगर पृथ्वी के बराबर जो देशांतरी विस्तार के साथ अगर आप 24 समय जो है वो क्षेत्रों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तब प्रत्येक क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री तक के देशांतर को घेरेगा। तो ये हो गया हमारा राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इसमें देखो ऐसे करके फिर पूरा ये आपको क्रम में लगाना होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा है कि भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए।
तो आपको क्या करना है, उत्तर पश्चिम करना है, ये पता है ना आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मतलब आपको उत्तर से, ये रहा हमारा पश्चिम, ठीक है, उत्तर से पश्चिम एंड दक्षिण से ये पूर्व हो गया ना, साउथ से ईस्ट एंड नॉर्थ से वेस्ट, ऐसे शुरू करते हुए आपको क्या करना है, क्रमबद्ध में लगाना है। तो ये चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, अरावली श्रृंखला है, विंध्य श्रृंखला है, भारतीय महामरुस्थल है, ढक्कन पठार एंड पूर्वी घाट है। एक भी अगर आपने सही कर लिया तो आप ये देखो ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे, ये रहा, ठीक है। तो चलो हम इसको एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको उत्तर से पश्चिम जाना है तो क्या आएगा, भारतीय मरुस्थल आएगा, सी आएगा, ये उत्तर से पश्चिम में है। उसके बाद से क्या आता है, अरावली श्रृंखला आता है। मतलब पहले आप सी उत्तर पश्चिम, देन क्या होगा, ए होगा, तो पहले सी ए, देखो यहीं से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। पूरा आपको आए जरूरी नहीं है, किसी को भी पूरा नहीं आता है। सी ए क्रम देख लो ऑप्शंस में, कहाँ जहाँ पर हो वही हमारा सही होगा। देखो यहाँ नहीं है, ना यहाँ है, ना ही यहाँ है, आराम से मिल गया आपका सी ए, ठीक है, ये सी ए मिल गया। अब चलो देखते हैं क्या हो गया, सी ए। उसके बाद से क्या होगा, विंध्य श्रृंखला होगा, विंध्य श्रृंखला के बाद से क्या होगा, पूर्वी घाट होगा, ये याद रखना। सी ए बी, पहले देखो ऑप्शंस में है या नहीं, सी ए बी, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर हमारा। ये देखिए है यहाँ पर सी ए बी, इसका मतलब हमारा राइट है। तो सी फिर ए फिर क्या होगा बी, उसके बाद से क्या होगा, ढक्कन का पठार होगा डी, देन क्या होगा, पूर्वी घाट होगा। ये इसका एकदम सही क्रम है, हमेशा याद रखो। पहले उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व में सबसे पहले क्या होगा, भारतीय मरुस्थल, उसके बाद से क्या होगा, अरावली श्रृंखला, उसके बाद से विंध्य श्रृंखला, उसके बाद से क्या होगा, ढक्कन का पठार, एंड लास्ट में क्या होगा, पूर्वी घाट। ये क्रम लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, बट आप एक दो बार देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ये देखिए, इसमें लिखा है कि निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करो। अब यहाँ पर 4 है, इसमें से बताओ विषम कौन सा है। ये देखिए, दूरी, दिशा, प्रतीक और ये रहा पैमाना। आप बताइए इसमें क्या है, मानचित्र के संदर्भ में आपको बताना है। तो आप सोचिए ना, मानचित्र में दूरी भी होता है, दिशा भी होता है, प्रतीक भी होता है, पैमाना ये एक अलग वर्ड है, तो पैमाना ये इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था, मानचित्र के संदर्भ में विषम का चयन करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सी मिट्टी जो है वो गीली होने पर लसलसी हो जाती है, ठीक है, गीली होने पर, तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लसलसी हो जाती है। मानसून से पहले या जब पहली बारिश हो जाती है ना, उसके बाद भी ये लसलसी रहती है, तो इसलिए इसकी जुताई ना हो, अगर आप जुताई नहीं करेंगे तो इसका काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी लसलसी होती है गीली होने पर, तो वो है काली मिट्टी। नाम याद रखो, काली मिट्टी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो 4 ऑप्शंस हैं, ऐसे ही एलिमिनेट करना है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि वनस्पति के संदर्भ में आपको सारे कथन को पढ़ना है और सही वाला बताना है। पहला क्या लिखा है कि घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं तथा कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ऑफ कोर्स एकदम सही लिखा है। बी देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर रहती है। जो वनस्पति है ना, उसकी जो वृद्धि होती है टेम्परेचर और नमी पर निर्भर करती है, ये भी सही है। सी देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में जो परिवर्तन है वो मुख्यतः जलवायु की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यस, जलवायु परिवर्तन होगा तो वनस्पति के प्रकार में तो डिफरेंसेस होंगे ही। तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, तीनों सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सही कथन इसमें बताना है आपको, ठीक है। ये रहा आपका 4 ऑप्शंस, इसमें से सही कथन आप बताओ कौन सा है। सबसे लिखा है कि ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है।
ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। ये चीज़ एकदम सही लिखा है। तीसरा लिखो, देखो ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ऑक्सीजन कहाँ से ग्रीन हाउस गैस हो गया, ये तो गलत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापन बढ़ता है, ये भी गलत है। इसमें सारे पॉइंट्स गलत हैं, केवल ये सही है कि वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो समान रहती है, चाहे मनुष्य चाहे पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करें तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। बट ये क्या रहता है, ऑक्सीजन समान मात्रा में बनी रहती है, तो केवल यही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, और इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट था ऑप्शंस में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, आपको पढ़ना और सही चीज़ बतानी है। लिखा है पहला कि दो वायु दाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा, दाब में मतलब प्रेशर में, हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। एकदम सही लिखा है, दाब में जितना डिफरेंसेस होगा उसकी तीव्रता में उतनी ही अधिक होगी उस हवा की तीव्रता। बी लिखा है कि वायु जो है वो उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाता है तो हवा उत्पन्न होती है। यस, जब उच्च से निम्न की ओर जाएगा ना तो हवा उत्पन्न होती है। तो इसमें सीटेट ने ना दोनों ऑप्शंस को सही माना था, ए तथा बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। और इसमें भी लिखा है कि देखो ए तथा बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। और ऐसा दोनों मतलब दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए थे, इस वजह से किसी ने 1 लगा दिया था, किसी ने 2 लगा दिया था, तो दोनों आंसर सही हो गए थे। ऐसी मिस्टेक्स हुई थी थोड़ा इस बार ऑनलाइन में। देखिए यहाँ पर देखिए, नहीं देखो इंग्लिश वाला, एक चीज़ याद रखो, जब भी आपका ना कभी भी ऑप्शंस हिंदी में कुछ भी गलत लगे ना तो आपको इंग्लिश वाले ही ऑप्शंस के साथ जाना है, वही हमारा सही होता है, क्योंकि सीटेट जो है ना इंग्लिश वाले आंसर को ही सही मानता है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है कि सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, और बी में देखो इसमें क्या लिखा है कि ये सही है बट बी इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। बट सीटेट ने दोनों आंसर को सही माना है, 1 को भी माना है और 2 को भी माना है। जब करेक्शन वाली आई थी ना उसके बाद की बात बता रही हूँ, तो कुछ लोगों ने 1 लगाया था, कुछ ने 2, तो दोनों को नंबर मिले थे। तो आपको भी हमेशा इंग्लिश वाले ऑप्शंस के ही साथ जाना है जब हिंदी में कुछ भी ऐसा हो। तो यहाँ पर नहीं लिखा था बट दोनों को ही सही माना है, समझ गए होंगे आप। और ऐसा बहुत से पेपर में हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, पूरी कहानी लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। ठीक है, नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अब विभिन्न प्रकार की टिकट है, बस टिकट है, रेल की टिकट है, इसका प्रयोग कर रही है। अब इसमें से क्या चीज़ें जो है वो सही होंगी, उसके बाद से आपको ऑप्शंस के साथ जाना है। पहला देखो क्या लिखा है कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। ऑफ कोर्स आप क्लास में 2 टिकट दिखाइए, उस पर आप आराम से चर्चा कर सकते हैं, सही है। बी देखो इन टिकटों का प्रयोग वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है। बिल्कुल नहीं, आप मानव आवास के रहने पर थोड़ी न चर्चा कर सकते हैं, आप तो केवल बता सकते हो ना कितना पैसा लगा, दूरी कितनी है। तो ए सही है, बी गलत है। हो गया ये हमारा राइट, ए सही है तथा बी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 55, और ये पार्ट वाइज में आएंगे तो चैनल से जुड़े रहिएगा। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मौसमी आवागमन किसे कहते हैं नए चारागाहों की खोज में? तो वो कहते हैं ऋतु प्रवास को। याद रखना, ऋतु प्रवास को कहते हैं मौसमी आवागमन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 55 हो गया। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 56। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रवास को, जहाँ पर आप रहते हो, उसको प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? प्रतिकर्ष किसे बोलते हैं इंग्लिश में? देख लीजिए आप, पुश फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से आप दूसरे जगह पर जाते हैं ना, उसे बोलते हैं। तो पुश फैक्टर्स कौन से हैं? प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है? पुश फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, दूसरा पानी की कमी होती है। पानी की कमी है तो आप ऑफकोर्स दूसरी जगह जाएंगे। सी लिखा है जीवन यापन का बेहतर स्तर। नहीं, अगर आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर बहुत अच्छा स्तर है तो आप नहीं जाएंगे। एजुकेशन बहुत अच्छी है तो भी आप माइग्रेट नहीं होंगे। माइग्रेशन होने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में, रहने में, खाने में, पीने में, तभी तो आप जाएंगे ना। तो केवल ए एंड बी इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में,
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये देखो फिर से वही एजर्शंस रीजन, यही क्वेश्चन भर भर के आता है। दो कथन पढ़ना है हमें, ठीक है। लिखा है इसमें, देखो सारे ऑप्शंस आपको पढ़ लेने हैं और उसके बाद ही हमें सही बताना है। क्या लिखा है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या प्राथमिक क्रिया है? एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स है। बी देखो लिखा है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। क्या कृषि में फसल, फल, सब्जी, फूल, पशुधन ये सब तो कृषि में ही होता है ना, इसको अलग थोड़ी ना बोलते हैं, ये सब एग्रीकल्चर में है। तो दोनों पॉइंट एकदम सही लिखा है, दोनों बातें सही हैं। चलिए ये भी हो गया हमारा। कुछ क्वेश्चंस एसएसटी में बहुत अच्छे आते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एसएसटी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि, देख लो पहले पूरे ऑप्शंस, लिखा है ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। वह राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस जो है वो लगभग 2000 पहले जो है किसी राज्य में आए हुए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो वो कौन है जिनको ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है? तो वो है केरल। केरल राज्य है, याद रखना ये राज्य। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 59, ये देखो विविधता से क्वेश्चन बहुत पूछता है। डाइवर्सिटी, इसके संदर्भ में इन व्यक्तियों पर विचार करो। ये पूरे ऑप्शंस लिखे हैं, इस पर आपको बताना है। देखो सबसे पहले लिखा है कि विविधता जो है, डाइवर्सिटी, वो भारत की शक्ति का एक स्रोत है। यस ऑफ कोर्स है, डाइवर्सिटी है हमारा सोर्स। भारत की विविधता में ही एकता है, अलग अलग होने के बावजूद भी हम क्या हैं, एक हैं, ये भी सही है। सी देखो जो डाइवर्सिटी है वो भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। हाँ होती है, ये बात भी है, क्योंकि कई बार जगह आपने देखा होगा कि डाइवर्सिटी की वजह से बहुत डिस्क्रिमिनेट होता है। डी देखिए भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक भी विविधता लाते हैं। यस, वहाँ का हिस्टोरिकल, वहाँ का जोग्राफिकल, जो जोग्राफी, ये सब कुछ क्या होता है, विविधता लाते हैं, डाइवर्सिटी लाते हैं। चारों के चारों पॉइंट सही हैं, एकदम सही है। चलो और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही आपको हर दिन जो है मैराथन मिलेंगे पार्ट वाइज, तो आप पूरे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। अब ये देखिए क्या लिखा है, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय जो है स्वयं ले सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप राष्ट्रपति चुने गए तो आप कौन सा निर्णय स्वयं लेंगे। देखिए सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राष्ट्रपति अगर आप होंगे तो कौन सा इसमें से डिसीजन खुद से लेंगे। तो कौन सा लेंगे, तो वो लेंगे दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। यस, दोनों सदन द्वारा पारित जो विधेयक है, जो बिल है, उस पर पुनर्विचार के लिए आप कह सकते हैं। ये एकदम राइट है, देख लीजिए। आस्क फॉर रिकंसीडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, तो ये हो गया हमारा राइट। तो ये थी आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सो दैट हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी बड़ी हो जाए, और जितने ज़्यादा लर्नर्स सीखेंगे उतना ही अच्छा होगा। सीटेट आप सभी का क्लियर होगा। सो आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया हो, और आप सब अपने एक दोस्त को जरूर भेजना आज की क्लास। ऐसे ही क्लासेस आप सभी की चलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।